हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट माइंड्स। आज हम लोग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 3 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, टीम बिल्डिंग, ग्रुप डायनामिक्स, टाइप्स ऑफ ग्रुप, कंट्रोलिंग इट्स प्रोसेस, लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और इसी के साथ हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। Theories of motivation. Maslow hierarchy of needs theory states that people are motivated by 5 levels of needs arranged in a hierarchy, and lower level needs must be satisfied before higher level needs become important. थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में सबसे पहले मैस्लो ने एक थ्योरी दी थी जिसको आज हम पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने लेवल्स दिए थे कि ये लेवल्स होते हैं। एक हायरार्की दी थी लेवल्स की, जिसमें 5 लेवल्स उन्होंने बताए थे। ये आपको फोटो से शो होंगे, जो नीचे से चलते हैं। इसमें फोटो में नीचे से हम चलेंगे, जिसमें हमें पहले फिजियोलॉजिकल नीड, देन सेफ्टी, देन सोशल, देन सेल्फ स्टीम, देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इस तरीके से हमें अपनी नीड्स को फुलफिलमेंट करता है। मैस्लो ने बोला था कि एक हायरार्की होती है नीड्स की। सबसे पहले हमें अपनी लेवल 1 कंप्लीट करना होता है। हमें सबसे पहले लेवल 1 की नीड होती है, देन हम लेवल 2 को सेटिस्फाई करने के लिए चलते हैं, देन लेवल 3, देन लेवल 4, देन लेवल 5। इस तरीके से हमारी जो नीड्स होती है उनकी एक हायरार्की होती है, जिसमें पहली होती है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें बेसिक नीड्स लाइक फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, क्लोथ्स, जिसमें हमारी बेसिक नीड्स आ जाएंगी रोटी, कपड़ा, मकान वाली। सबसे पहले हमें उनको फुलफिल करना होता है। अगर हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान प्रॉपर है, देन सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी नीड्स लाइक जॉब सिक्योरिटी, सेफ वर्किंग कंडीशंस। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उससे हमारी नीड सेटिस्फाई हो रही है, हमें रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, मकान मिल गया है। अब आती है हमारी सेफ्टी नीड्स, मतलब कितने दिन वो हमारे पास जॉब रहेगी, उस चीज की सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन अच्छा हो, इस तरीके की सिक्योरिटी, हमें सेफ्टी नीड की जरूरत होती है। उसके बाद फिर आती है हमारी सोशल नीड, दैट इज बिलोंगिंगनेस नीड्स, फ्रेंडशिप, टीम वर्क, फैमिली सपोर्ट, सोशल इंटरेक्शन। जीने के लिए हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान हो गया, हमारे पास जॉब सिक्योरिटी होगी, सेफ्टी हो गई। अब हमें चाहिए फैमिली, फ्रेंड्स, हमारे नेबरहुड, सोशल इंटरेक्शन चाहिए, जिससे हम लोगों से इंटरेक्ट कर सके, बात कर सके और लाइट फील कर सके, अपने दिल की बात शेयर कर सके। फिर आती है हमारी एस्टीम नीड्स लाइक प्रमोशन, अवार्ड्स, स्टेटस। अब हमारे पास सोसाइटी में अच्छे फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी है हमारे पास। अब हमें एस्टीम नीड होगी, मतलब हमें प्रमोशन चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस जॉब पोजीशन पे हम काम कर रहे हैं, कि हम प्रमोट हो जाएं, हमें अवार्ड्स मिले। देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये हाईएस्ट लेवल की नीड होती है। जब हमारी सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं तब ये आती है, लाइक हमें कुछ इनोवेशन करना हो, हमें कुछ नया स्किल सीखना हो, या फिर कुछ अपने करियर गोल से भी कुछ अच्छा अचीव कर रहा हो। हमने अपने लिए बहुत कुछ कर लिया, अब हमें कुछ सोसाइटी के लिए करना हो। इस तरीके की नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के अंदर आती है। तो ये मैस्लो ने हायरार्की दी थी। आप इस टेबल को बना करके आना, जो ये डायग्राम दिया हुआ है ट्राइंगल पोजिशन में, देन इनको एक्सप्लेन करना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट वी विल कवर हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। ये भी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। द थ्योरी स्टेट्स दैट एम्प्लॉय मोटिवेशन डिपेंड्स ऑन 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, हाइजीन फैक्टर विच प्रिवेंट डिससेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशनल फैक्टर विच क्रिएट सेटिस्फैक्शन एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। हर्बर्ग्स ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने 2 फैक्टर दिए थे। पहला तो दिया था हाइजीन फैक्टर, दूसरा था मोटिवेशनल फैक्टर। हाइजीन फैक्टर का मतलब है जो डिससेटिस्फैक्शन से प्रिवेंट करता है, और मोटिवेशनल फैक्टर जो सेटिस्फाई करता है, एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट करता है। मतलब हाइजीन फैक्टर के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन मोटिवेशनल फैक्टर का होता है कि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है। अगर हाइजीन फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है कि वो हमें मेंटेन ही करना है, अगर वो हम मेंटेन नहीं करेंगे तो पीपल फील डिससेटिस्फाइड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और मोटिवेशनल फैक्टर वो होता है कि अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो पीपल फील मोर सेटिस्फाइड। तो अगर हम इसको टेबल से समझे तो हाइजीन फैक्टर इज अ मेंटेनेंस फैक्टर, जो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन ही करना रहता है। मीनिंग इज बेसिक जॉब कंडीशंस दैट प्रिवेंट एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन। बेसिक जॉब कंडीशन मतलब साफ सफाई दे दो उनको, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर वॉशरूम, रेस्ट रूम, इस तरीके की फैसिलिटीज। पर्पस इज टू रिमूव डिससेटिस्फैक्शन बट नॉट नेसेसरली मोटिवेट एम्प्लॉयज। इससे डिससेटिस्फैक्शन तो कम हो जाएगा एम्प्लॉय का, लेकिन एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होंगे। नेचर इज एक्सट्रिंसिक एक्सटर्नल फैक्टर, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है नेचर वाइज। इफेक्ट देयर एब्सेंस causes dissatisfaction, their presence only maintain satisfaction। अगर इनकी एब्सेंस है इन फैक्टर्स की, तो जो एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फाइड फील करेगा,
while their presence only maintain the satisfaction। और अगर वो प्रेजेंट हैं तो वो सेटिस्फाइड फील करेंगे, मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, कंपनी पॉलिसी, वर्किंग कंडीशन, सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, फ्रिंज बेनिफिट, status। If I talk about the workplace, a company provides fair salary, safe working condition and job security to avoid employee dissatisfaction। अगर एक कंपनी में एम्प्लॉय को अच्छा सिटिंग एरिया मिलेगा, वॉशरूम्स फैसिलिटी अच्छी होंगी, ड्रिंकिंग फैसिलिटी अच्छी होगी, लंच मिलेगा उनको, तो दे फील सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे अपनी जॉब से। लेकिन अगर वहीं ये सारी चीजें हम उनको नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड फील करेंगे, उनको प्रॉपर सैलरी टाइम पे नहीं मिलेगी तो डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। मोटिवेशनल फैक्टर को अगर हम देखें तो मीनिंग इज फैक्टर दैट इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेट एम्प्लॉइज। ये वो फैक्टर है दैट इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर हम इस फैक्टर को बढ़ाएंगे तो जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड फील करेंगे। पर्पस इज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड कमिटमेंट। इसका पर्पस होता है परफॉर्मेंस को बढ़ाना, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। नेचर इज इंट्रिंसिक, इंटरनल फैक्टर होता है ये। इफेक्ट इज देयर प्रेजेंस मोटिवेट्स एम्प्लॉइज, देयर एब्सेंस डज नॉट ऑलवेज क्रिएट डिससेटिस्फेक्शन। अगर ये मोटिवेशन फैक्टर हमने दे दिया तो एम्प्लॉयर मोटिवेटेड फील करेगा, लेकिन अगर नहीं भी दिया तो जो एम्प्लॉय है वो अपनी जॉब से डिससेटिस्फाइड फील नहीं करेगा। वहीं हाइजीन फैक्टर में अगर हम नहीं देंगे उस लेवल ऑफ हाइजीन को तो वो लोग डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। एग्जाम्पल, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रमोशन, करियर ग्रोथ, चैलेंजिंग वर्क, पर्सनल डेवलपमेंट। वर्क प्लेस एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय रिसीव रिकॉग्निशन, प्रमोशन, किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन मिल जाए, एंड एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, कुछ एडिशनल उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखते हुए। सो ये दो फैक्टर दिए थे हर्सबर्ग ने। नेक्स्ट वी विल कवर एमसी ग्रिगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। एमसी ग्रिगर्स ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी थी, विच स्टेट्स दैट मैनेजर have two different views of employees. Theory X assumes employees dislike work and need strict supervision, while Theory Y assumes employees are responsible, self-motivated and capable of self-control। एमसी ग्रीगर ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी थी। एज पर देम उन्होंने अज्यूम किया था थ्योरी एक्स के अंदर कि जो एम्प्लॉय हैं वो काम को पसंद नहीं करते हैं और उनको स्ट्रिक्ट सुपरविजन की जरूरत होती है। और थ्योरी वाई के अंदर उन्होंने एज्यूम किया था कि जो एम्प्लॉयज हैं वो रिस्पॉन्सिबल, इनफ रिस्पॉन्सिबल है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद समझ सकते हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल मत करो, उनको फ्रीडम दो काम करने की। तो अगर हम थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का डिफरेंस देखें, थ्योरी एक्स को देखते हैं पहले। एम्प्लॉयज डिसलाइक वर्क एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज पर दी थ्योरी एक्स एम्प्लॉयज पसंद नहीं करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, वो अवॉइड करते हैं। पीपल आर लेजी एंड नीड स्ट्रिक्ट सुपरविजन। पीपल जो होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं वो लेजी होते हैं तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट सुपरविजन की जरूरत है। मैनेजर्स व्यू की अगर हम बात करें, नेगेटिव व्यू ऑफ एम्प्लॉयज, मोटिवेशन मेनली थ्रू मनी, पनिशमेंट एंड फियर। जो ये बेसिकली लेबर फोर्स पर एप्लीकेबल है क्योंकि दे आर नॉट फुल्ली स्किल्ड, तो हम उनके ऊपर स्ट्रिक्ट सुपरविजन करके उनसे काम करा सकते हैं। बट अगर हम स्किलफुल एम्प्लॉयज की बात करें तो उनसे ऐसे काम नहीं कराया जा सकता। मेनली थ्रू मनी एंड पनिशमेंट दे कैन फील मोटिवेटेड। सुपरविजन इज क्लोज एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज मैनेजर मेक डिसीजन, मतलब सारा सेंट्रलाइज होना चाहिए, उनके ऊपर कोई काम मत छोड़ो एम्प्लॉयज के ऊपर, डिसीजन से रिलेटेड सारा मैनेजर को ही डिसीजन लेना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें, एम्प्लॉयज अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए स्ट्रिक्ट सुपरविजन चाहिए होता है। क्रिएटिविटी, एम्प्लॉयज आर कंसिडर्ड लेस क्रिएटिव। इसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं वो लेस क्रिएटिव होते हैं। लीडरशिप स्टाइल इज ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी अथॉरिटी है वो लीडर के हाथ में रहनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज वन वे, सिर्फ ऑर्डर रिसीव करेंगे वो, कुछ भी अपने तरफ से डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। कंट्रोल इज हाई लेवल ऑफ कंट्रोल, सुटेबल फॉर रूटीन एंड रिपीटेटिव जॉब्स। जो रूटीन और मैंने बताया ना अभी, बेसिकली लेबर फोर्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर हम थ्योरी वाई की बात करें, एम्प्लॉयज एंजॉय वर्क एंड विलिंगली एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज अपने काम को एंजॉय करते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। पीपल आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल। पीपल सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पॉजिटिव व्यू से देखते हैं एम्प्लॉयज को मैनेजर। थ्रू रिकॉग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल ग्रोथ एम्प्लॉयज फील मोटिवेटेड, उनको मोटिवेशन मिलती है।
मिनिमल सुपरविजन इज नीडेड, उनके ऊपर ज्यादा सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है एम्प्लॉयज के ऊपर। पार्टिसिपेटिव एम्प्लॉयज आर इन्वॉल्व इन डिसीजंस, पार्टिसिपेटिव एम्प्लॉयज मतलब एम्प्लॉयज डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं। एम्प्लॉयज विलिंगली एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और उनको निभाते हैं। एम्प्लॉयज आर कंसिडर्ड क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, एम्प्लॉयज क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिव आइडियाज देते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव है, वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो लीडरशिप स्टाइल डेमोक्रेटिक है। टू वे कम्युनिकेशन होता है, मैनेजर और एम्प्लॉयज दोनों के बीच में आपस में बात होती है। सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन, वो खुद से ही खुद को काम करने के लिए रखते हैं, मतलब उनको स्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग की जरूरत नहीं होती, एंड दे आर सेल्फ डिसिप्लिन। स्किल्ड प्रोफेशनल एंड नॉलेज बेस्ड जॉब आर कैटेगराइज्ड अंडर दिस, मतलब थ्योरी वाई के अंदर वो पीपल आते हैं जो स्किल्ड हैं, जिनको अच्छे से अपना काम आता है, जिनके ऊपर स्ट्रिक्ट सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट वी विल कवर team building. Team building is the process of creating a cooperative and motivated team that work together effectively to achieve common objective. Team building क्या होता है? एक टीम बना देना जिसमें लोग आ जाएं, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वो काम करें। टीम बिल्डिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें, गोल सेटिंग, क्लियरली डिफाइन द टीम ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स। अगर हम टीम बिल्डिंग के प्रोसेस की बात करें कि हम कैसे एक टीम को बनाते हैं, एक इफेक्टिव टीम, तो पहले हमें गोल सेट करना होता है उनका। देन टीम फॉर्मेशन, सेलेक्ट मेंबर विद द रिक्वायर्ड स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हमें उन मेंबर्स को सेलेक्ट करना होता है जिनके पास स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है और जो कैपेबल है काम के लिए। देन रोल क्लैरिफिकेशन, असाइन क्लियर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज टू ईच मेंबर। अब हमने मेंबर्स देख लिए, देन हम उनको एज पर देयर स्किल्स क्वालिटीज हम उनको रोल्स असाइन करेंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे उनके काम के लिए। देन कम्युनिकेशन, एनकरेज ओपन ऑनेस्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग मेंबर्स। हम मेंबर्स को ओपनली कम्युनिकेट करने के लिए एनकरेज करेंगे कि वो एक दूसरे से हेजिटेट ना करें, एक दूसरे से बात करें अच्छे से, जिससे कि टीम के अंदर एक कोऑर्डिनेशन बने। नेक्स्ट इज बिल्ड ट्रस्ट, डेवलप म्यूचुअल ट्रस्ट थ्रू कोऑपरेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पेक्ट। ट्रस्ट बिल्ड कराना, कोऑपरेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्पेक्ट करें वो एक दूसरे को। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट कंस्ट्रक्टिवली। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको रिजॉल्व कराना बिना किसी लड़ाई झगड़े के। कोलैबोरेशन, प्रमोट टीम वर्क, पार्टिसिपेशन एंड जॉइंट डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग है वो जॉइंट हो, ऐसा ना हो कि एक ही बंदे का सारा डिसीजन है या एक ही बंदा सारा काम कर रहा है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। सबको इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उनको काम करना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मॉनिटर टीम परफॉर्मेंस, प्रोवाइड फीडबैक एंड मेक इम्प्रूवमेंट। ये सारे काम करने के बाद टीम लीडर को या टीम मेंबर्स को परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी होती है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के, जो आप आगे पढ़ोगे। तो with the help of these methods, team leader evaluate the performance of the team members. Next, we will cover 8 C's of team building. The 8 C's of team building are the essential principles that help develop an effective and successful team. 8 C's होते हैं टीम बिल्डिंग के, जो कि हेल्प कर, एक तरीके से प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं टीम बिल्डिंग के, जो हेल्प करते हैं इफेक्टिव और सक्सेसफुल टीम बिल्डिंग में। फर्स्ट इज क्लियर एक्सपेक्टेशंस, एवरी टीम मेंबर शुड क्लियरली अंडरस्टैंड द टीम्स ऑब्जेक्टिव्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स। हर एक मेंबर को अच्छे से समझ जाना चाहिए टीम के ऑब्जेक्टिव को। Next is commitment. Members should be dedicated and willing to work sincerely toward achieving common goals. Commitment होनी चाहिए member की towards the goal. They are dedicated towards their work. ऐसा ना हो कि वो है तो टीम में लेकिन कहीं और ही ध्यान हो उनका, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो डेडिकेशन के साथ काम करें, प्रॉपर ध्यान से काम करें। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंस, ईच मेंबर शुड possess the required knowledge, skills and abilities to perform assigned tasks effectively. हर एक टीम मेंबर के पास नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एबिलिटीज होनी चाहिए काम को करने के लिए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, ओपन, ऑनेस्ट एंड टाइमली कम्युनिकेशन हेल्प्स अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीम। हर चीज को लेकर के ओपननेस होनी चाहिए कम्युनिकेशन में, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है अगर ओपन कम्युनिकेशन ना हो। So to reduce the misunderstanding, there is a need of the open communication. Next is collaboration. Members should cooperate, share ideas, and work together to achieve organizational objective. Collaboration होना चाहिए, member को एक दूसरे को cooperate करना चाहिए, ideas share करने चाहिए, एक साथ काम करना चाहिए।
क्रिएटिविटी टीम्स शुड एनकरेज इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड न्यू आइडियाज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सब उसको एक साथ मिलकर के सॉल्व करे, सजेशंस दे, अपने अपने आइडियाज लेकर के आए नए। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट शुड बी मैनेज्ड पॉजिटिवली थ्रू डिस्कशंस, अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट्स। अगर कुछ लड़ाई भी हो जाए टीम में तो एक दूसरे के सामने बैठ करके बात करके रिस्पेक्ट के साथ उसको रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन, all team activities should be properly organized and synchronized to achieve common goals efficiently। जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, सिंक्रोनाइज मतलब टुगेदर, एक साथ आए वो, और टू अचीव कॉमन गोल्स एफिशिएंटली, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज, जितनी भी टीम की परफॉर्मेंस हो रही है वो गोल की तरफ होनी चाहिए, इधर उधर भागने वाली नहीं होनी चाहिए कि गोल अचीव ना हो आप कुछ और काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दीज आर दी 8 सीज ऑफ टीम बिल्डिंग, इनसे मतलब प्रिंसिपल्स भी आप इनको बोल सकते हैं, इनकी वजह से ही टीम अच्छे से चलती है। अगर ये सारे पॉइंट्स, ये सारे सीज अवेलेबल नहीं है आपकी टीम में तो आपकी टीम अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट वी विल कवर group dynamics. Group dynamics refers to the study of how people interact, communicate, influence, and behave while working together in a group. It explains how group members cooperate, resolve conflicts, make decisions, and work towards common goals. ग्रुप डायनामिक्स का मतलब होता है कि पीपल एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं, कैसे वो टीम में काम कर रहे हैं टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। तो कैसे वो अपनी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें ग्रुप डायनामिक्स के अंदर आ जाती हैं। फीचर्स ऑफ ग्रुप डायनामिक्स के, फर्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन अमंग ग्रुप मेंबर्स। इंटरेक्शन ग्रुप मेंबर्स के बीच में। इट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, ये इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर को। इट प्रमोट्स टीम वर्क एंड कॉपरेशन, ग्रुप डायनामिक्स टीम वर्क और कॉपरेशन को वो करता है, प्रमोट करता है कि लोग एक साथ आकर के काम करें, टीम में काम करें एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स कलेक्टिवली, एक साथ लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें, टीम मेंबर्स एक साथ प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें जिससे अच्छा सॉल्यूशन निकल करके आए। इट अफेक्ट्स डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन, ये डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है। इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली। ये पॉइंट यूनिवर्सल है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पॉइंट आप हर जगह लिख सकते हो, आप ऑब्जेक्टिव्स में भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो, क्योंकि जो गोल होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना ही होता है, जो कि होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो आप ये हर जगह लिख सकते हो। नेक्स्ट वी विल कवर स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। टकमेंस मॉडल था जिसमें स्टेजेस दी थी ग्रुप डेवलपमेंट के, जिसमें 5 स्टेजेस आती हैं, आप प्रोसेस भी बोल सकते हैं ग्रुप डेवलपमेंट का या फिर ग्रुप फॉर्मेशन का। जिसमें पहली होती है फॉर्मिंग, टीम मेंबर्स मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, अंडरस्टैंड द गोल्स एंड गेट टू नो ईच अदर। फर्स्ट स्टेज होती है फॉर्मिंग, जिसमें टीम बनती है, सारे लोग एक साथ आते हैं, ग्रुप गोल को डिस्कस करते हैं और जो गोल है वो सेट किया जाता है, लोग उसको समझते हैं, जो टीम मेंबर्स होते हैं गोल्स को अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट इज स्टॉर्मिंग, मेंबर्स एक्सप्रेस डिफरेंट ओपिनियंस लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉम्पिटिटिव विद इन द ग्रुप। फिर वो अपने अपने ओपिनियंस प्रेजेंट करेंगे अगर मेंबर्स, तो एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है उनके बीच, क्योंकि ओपिनियन सबके अलग अलग होते हैं, तो इस स्टेज पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है। नेक्स्ट इज नॉर्मिंग, टीम मेंबर्स रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, बिल्ड ट्रस्ट, एक्सेप्ट देयर roles and begin working together cooperatively। नॉर्मिंग स्टेज में जो टीम मेंबर्स है, जो उनके बीच में लड़ाइयाँ हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुई थी, वो सॉल्व करते हैं और वो अपने गोल की तरफ काम करने लगते हैं। नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग, द टीम वर्क efficiently with high cooperation and focuses on achieving common goals। फिर वो अपना काम करते हैं, जितने भी उन्होंने स्ट्रेटजीज वगैरह बनाई थी उन सब पर वो अपना गोल अचीव करने के लिए काम शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इज एडजर्निंग, द टीम कंप्लीट इट्स असाइंड टास्क, रिव्यू इट्स अचीवमेंट एंड द ग्रुप इज डिसॉल्व। एडजर्निंग में जो भी गोल रहता है टीम का वो अचीव हो जाता है, वो अपना अच्छे से टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं और जो ग्रुप है वो डिसॉल्व हो जाता है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ग्रुप्स की, तो फर्स्ट इज अ फॉर्मल ग्रुप, जिसमें हमारे आते हैं कमांड ग्रुप, टास्क ग्रुप एंड कमेटी। कमांड ग्रुप अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ अ मैनेजर एंड द एम्प्लॉइज हु डायरेक्टली रिपोर्ट टू हिम और हर। कमांड ग्रुप में क्या होता है, एक मैनेजर रहता है जिसमें उसके एम्प्लॉइज उसको, मैनेजर को डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं। टास्क ग्रुप अ ग्रुप फॉर्म टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट विद इन अ गिवन पीरियड। टास्क ग्रुप क्या होता है कि एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए ग्रुप बना दिया जाए इस तरीके से।
कमेटी की अगर हम बात करें, ग्रुप क्रिएटेड टू मेक डिसीजंस, सॉल्व प्रॉब्लम्स और परफॉर्म स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन। कमेटी क्या होती है? ग्रुप होता है जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना दिया जाए स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन के लिए। इनफॉर्मल ग्रुप की अगर हम बात करें, फ्रेंडशिप ग्रुप, अ ग्रुप फॉर्म नेचुरली बाय एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, कॉमन इंटरेस्ट और पर्सनल रिलेशनशिप। एक फ्रेंडशिप ग्रुप बना दिया, लाइक फ्रेंड्स जो अपने बात कर सके एक दूसरे से, लाइट फील करे एक दूसरे से बात करके। इंटरेस्ट ग्रुप, अ ग्रुप फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल हु कम टुगेदर टू अचीव अ कॉमन इंटरेस्ट और शेयर्ड ऑब्जेक्टिव। मतलब किसी का कॉमन गोल है, शेयर्ड ऑब्जेक्टिव है, तो वो एक साथ आकर के ग्रुप बना ले इस तरीके से। नेक्स्ट वी विल कवर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमारा था प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड नाउ कंट्रोलिंग। ये सारे हम पढ़ चुके हैं, फिफ्थ हम अब पढ़ेंगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड स्टैंडर्ड एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कंट्रोलिंग क्या होता है? मैनेजरियल फंक्शन है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमने परफॉर्मेंस प्लान की थी, हमने जो प्लान्स बनाए थे, उससे हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो काम चल रहा है उसको कंपेयर करते हैं। अगर कोई डेविएशन है, कुछ कमी है, तो उसको इस प्रोसेस में, इस फंक्शन में हम लोग हटा देते हैं, कुछ नए डिसीजंस लेते हैं जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को इफेक्टिवली अचीव कर सकें। प्रोसेस की अगर हम बात करें, फर्स्ट इज सेटिंग स्टैंडर्ड, एस्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड टारगेट्स। सबसे पहले टारगेट सेट किए जाते हैं, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल वर्किंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है फिर कि क्या काम हुआ है, स्टैंडर्ड्स क्या थे, फिर क्या काम हुआ है, देन कंपेयरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। जो हमने फर्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड सेट किए थे, उसको हम सेकंड स्टेप एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। देन इज आइडेंटिफाइंग डेविएशन, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, की क्या कमी है काम में, और अगर इफ देयर इज एनी डेविएशन, कुछ कमी बची है, then taking corrective actions, take necessary steps to remove deviations and improve performance। तो कुछ एक्शंस लिए जाते हैं जिससे वो डेविएशन दूर की जा सके, वो कमी दूर की जा सके और अपने गोल को अचीव किया जा सके। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। फर्स्ट इज गोल ओरिएंटेड। जो हमारी कंट्रोलिंग है वो गोल ओरिएंटेड है, गोल को अचीव करने में हेल्प करती है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि हमने एक बार परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर लिया, एक बार डेविएशन मेजर कर लिया, कमी देख ली, एक बार एक्शन ले लिया तो चल जाएगा, नहीं। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, काम कर रही है, तब तक हमें कंटिन्यूअसली कंट्रोलिंग करना रहता है। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड लुकिंग। हम आगे फ्यूचर को देखते हुए कंट्रोलिंग करते हैं, पास्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। यूनिवर्सल फंक्शन, ये यूनिवर्सल फंक्शन है कंट्रोलिंग, हर जगह एप्लीकेबल होता है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे एप्लीकेबल होता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर। लिंक्ड विद द प्लानिंग, ये प्लानिंग से लिंक्ड होता है क्योंकि एज पर द प्लान स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं और वही फिर कंपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट इज करेक्टिव इन नेचर, इसमें हम डिसीजंस लेते हैं टू करेक्ट द एक्शंस, कि जहाँ कमी है उस चीज को पूरा करने के लिए कुछ सही डिसीजंस लिए जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मेजरमेंट, इसमें हम परफॉर्मेंस को भी मेजर करते हैं एम्प्लॉयज की। सो दीज आर द नेचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट वी विल कवर importance of controlling and limitations of controlling। importance of controlling helps achieving organizational goal, ये help करता है organizational goal को achieve करने में, क्योंकि ये deviations बताता है, कमियां बताता है हमें अपने employees की, तो हम उसको सही करके अपने goal को easily achieve कर सकते हैं। measures performance in the controlling, we measures the performance, हम एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। आइडेंटिफाइज द डेविएशन, कुछ कमियां हैं तो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको देखते हैं। इम्प्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट में हेल्प करती है कंट्रोलिंग, क्योंकि हम कमियां निकाल करके उनको खत्म करते हैं, उनके सॉल्यूशंस देते हैं एम्प्लॉयज को, तो एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। फैसिलिटेट बेटर डिसीजन मेकिंग, बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कंट्रोलिंग, क्योंकि हम दोबारा डिसीजन लेते हैं परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के बाद। एंश्योर्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हमें बताता है कि हमें कहाँ पर कितने रिसोर्सेज यूटिलाइज करनी चाहिए जिससे प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का। अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, कमियों की कंट्रोलिंग की, फर्स्ट इज एक्सपेंसिव प्रोसेस, ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है, पैसा लगता है। रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज,
हो सकता है जो हमने चेंज करा हो अपने प्लान्स में, वो एम्प्लॉइज़ उसको रेसिस्ट करें, मना करें करने से। डिफ़िकल्ट टू सेट स्टैंडर्ड, किसी के लिए भी स्टैंडर्ड सेट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि बार-बार पूरी स्टैंडर्ड सेट करना, परफॉर्मेंस को मेज़र करना, देन कंपेयर करना, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ बाहरी फैक्टर्स की वजह से ऑर्गेनाइज़ेशन की परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फोकस इज़ ऑन क्वांटिटेटिव रिजल्ट, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव रिजल्ट पर देखता है, क्वालिटेटिव पे फोकस नहीं करता है। नेक्स्ट वी विल कवर performance management. Performance management is a continuous process of planning, monitoring, evaluating, and improving the performance of employees to achieve individual and organizational goal. Performance management controlling का ही पार्ट है, क्योंकि इसमें हम लोगों की परफॉर्मेंस देखते हैं, एम्प्लॉयज की, उसको प्लान करते हैं, देन मॉनिटर करते हैं, इवेल्युएट करते हैं और फिर उनको इम्प्रूव करते हैं कि गोल अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, मॉनिटरिंग, इवेल्युएटिंग एंड इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक प्रोसेस है पूरा, जिसमें हम पूरा प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, देन उसको देखेंगे, स्टैंडर्ड सेट करेंगे, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस। इफ वी टॉक अबाउट द फीचर्स, फर्स्ट इज इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पर फोकस रहता है। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, इसमें हम प्लानिंग भी करते हैं, मॉनिटर देखते भी हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देन इवैल्यूएशन भी करते हैं। इट एनकरेजेस रेगुलर फीडबैक, ये रेगुलर फीडबैक को एनकरेज करता है कि एम्प्लॉय ने रेगुलर बेसिस पे कितना काम करा है, कितना नहीं किया है। इट हेल्प्स इम्प्रूव एम्प्लॉयज स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी, ये हेल्प करता है एम्प्लॉयज की स्किल्स और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। इट सपोर्ट्स एम्प्लॉयज ग्रोथ एंड कैरियर डेवलपमेंट, ये एम्प्लॉय की ग्रोथ में और उनके कैरियर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि एम्प्लॉय को पता चल जाता है कि वो कहाँ कमी कर रहा है, उसको कैसे इंप्रूव करना है, तो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल ग्रोथ होती है, उसको काम करने का एक्सपीरियंस आता है। नेक्स्ट वी विल कवर स्टेप्स और प्रोसेसेस ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस प्लानिंग, पहले हम परफॉर्मेंस को प्लान करेंगे, प्लानिंग करेंगे प्रॉपर कि क्या हमें करना है, कैसे करना है। देन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कैसे काम कर रहा है। देन परफॉर्मेंस रिव्यू एंड इवेल्युएशन, इवेल्युएट करेंगे कि क्या कमी है, कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है, किसने गोल अचीव कर लिया है, कौन रह गया है। देन इज फीडबैक, हम फीडबैक कलेक्ट करेंगे एम्प्लॉयज का कि क्या उनको प्रॉब्लम आ रही है। देन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, फिर हम कुछ डिसीजंस लेंगे जिससे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करेंगे बाय प्रोवाइडिंग देम रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, उनको इंसेंटिव्स देंगे, पैसा देंगे, बोनस देंगे, कमीशन देंगे, जिससे वो जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो मोटिवेटेड फील करेंगे, वो आगे और अच्छा काम करेंगे, और जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत, जिनकी परफॉर्मेंस में कमी रह गई है, वो इन फ्यूचर उसको ट्राई करेंगे इम्प्रूव करने का, तो मोटिवेशन मिलेगा। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। थैंक यू गाइस, आप लोगों की यूनिट 3 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं सारे नोट्स डाल दूंगी, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये वाली पीडीएफ भी डालूंगी और उसमें मैं कुछ और एडिशनल पॉइंट्स भी डाल दूंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अपने एग्जाम में अच्छे से लिख करके आना, और वीडियो को लाइक करना अगर आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। आप लोगों का सेमेस्टर 1 है, हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो, बट कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, एग्जाम में तुम्हें खुद ही लिखना पड़ेगा। रट्टाफिकेशन मत करना, चीज़ों को समझना, पॉइंट्स को याद कर लो, क्योंकि पॉइंट्स तो याद करने ज़रूरी हैं, उनको एग्जाम में लिखो, फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखो, देन उनको एक्सप्लेन करो, उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लास्ट में मैं आपको, जब आपके एग्जाम आएंगे उनसे पहले मैं आपको एग्जाम में कैसे लिख करके आना है वो टिप्स भी प्रोवाइड करूंगी, और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इन फ्यूचर कोई अपडेट रहेगी तो मैं वहां पे आपको दे दूंगी। सो थैंक यू सो मच।